गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो बेटा सभी। तो बेटा अपना प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो है वो पूरा हो गया था। अब दूसरा जो चैप्टर है वो है श्वसन रेस्पिरेशन। तो बेटा श्वसन क्या है, कोई भी जीव जो है उसे कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य करने के लिए जो ऊर्जा है उसकी आवश्यकता होती है, और जीव को जो ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा उसकी कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ जो है उसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। भोज्य पदार्थ जो हैं उनका जब ऑक्सीकरण होता है तो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त होती है जीवों को। ठीक है बेटा, तो श्वसन क्या है कि श्वसन एक ऐसी जैविक क्रिया है, एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें जीव जो है उसमें कार्बनिक जो पदार्थ हैं, जीव की कोशिका के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। उस ऑक्सीकरण से CO2 बनती है, जल बनता है और ATP के रूप में ऊर्जा संचित होती है। वह जैविक क्रिया जिसमें कोशिका में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, CO2 H2 बनता है, H2O बनता है और ATP के रूप में ऊर्जा संचित होती है। वो जैविक क्रिया जो है वो श्वसन कहलाती है। कहने का मतलब जीवों में जो ऊर्जा बनती है वो किसके कारण बनती है, श्वसन के कारण बनती है। और श्वसन में क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ है इनका ऑक्सीकरण होगा जिससे CO2 बनेगी, जल बनेगा और ATP के रूप में ऊर्जा संचित होती है। ठीक है बेटा, अब अधिकांश जो जीव हैं जो वायवीय श्वसन करते हैं उनमें श्वसन की क्रिया जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो श्वसन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को ATP के रूप में संचित करता है। ठीक है बेटा, तो श्वसन की जो क्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का विघटन होगा, CO2 बनेगी, जल बनेगी और ATP के रूप में ऊर्जा बनती है। ठीक है बेटा, श्वसन जो है इसके अगर प्रकार की बात करें कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो श्वसन जो है सामान्यतया 2 प्रकार का होता है, जो पढ़ा होगा आपने सामान्यतया। पहला है वायुवीय श्वसन, वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन। देख बेटा, वायवीय श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये श्वसन होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन होता है तो जो कार्बनिक पदार्थ हैं या भोज्य पदार्थ हैं, इन कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो CO2 बनेगी, जल बनता है और अधिक मात्रा जो है उस मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन एरोबिक जो है उसमें ये O2 की उपस्थिति में होगा, जिसमें कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होने के कारण CO2 जल बनता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है। तो एक वायवीय श्वसन जो है उसको अगर एक रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें तो देखिए बेटा, ग्लूकोज का एक अणु जो है ये विखंडित होता है 6 ऑक्सीजन के अणुओं से, इसका ऑक्सीकरण होगा। और विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम हैं उनकी उपस्थिति में ये क्रिया होगी, जो आगे बताएंगे आपको। एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होती है ग्लूकोज का एक अणु और 6 अणु O2 के, जिससे 6 अणु CO2 के बनते हैं। ठीक है, और 6 अणु ही जल के बनते हैं और 673 कैलोरी जो है ये ऊर्जा मुक्त होती है। 673 कैलोरी जो है ये ऊर्जा इसमें मुक्त होती है। किसमें,
वायवीय श्वसन की बात है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, जिसमें CO2 बनेगी, जल बनेगा और 673 कैलोरी ऊर्जा जो है ये मुक्त होती है। ठीक है, और ये अधिकांश जो जीव हैं, अधिकांश जीव जो हैं उनमें ये क्रिया होती है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक बेटा, ये वायवीय श्वसन हो गया। दूसरा जो श्वसन है उसका प्रकार लेते हैं हम अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, देख बेटा, अवायवीय श्वसन में क्या होता है? अवायवीय श्वसन एनएरोबिक, एनएरोबिक अवायवीय श्वसन। देख बेटा, अवायवीय जो श्वसन होता है, जो नाम से ही पता लग रहा है कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने से इसमें CO2 बनती है, अल्कोहल का निर्माण होता है, या कभी जो है अम्ल का निर्माण भी होता है, अल्कोहल या अम्ल बनता है, और कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होने का कारण है कि इसमें जो कार्बनिक पदार्थ है इसका अपूर्ण या आंशिक विघटन होता है। जो भोज्य पदार्थ है उनका आंशिक विघटन होता है, और आंशिक विघटन होने के कारण कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है बेटा, और इसको भी अगर रासायनिक समीकरण में लिखें तो जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया होगी, इसमें भी विभिन्न एंजाइम जो हैं ये भाग लेते हैं, और इसमें दो अणु जो है C2H5OH एथिल अल्कोहल के बनते हैं, दो अणु जो हैं इसमें CO2 के बनते हैं, और मात्र 56 कैलोरी ऊर्जा जो है ये मुक्त होती है। जो कार्बनिक पदार्थ है ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो अनुपस्थिति में होगी तो ग्लूकोज का एक अणु जो है ये विखंडित होगा, दो अणु एथिल अल्कोहल के बनाएगा, दो अणु CO2 के बनते हैं, और 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक बेटा, ये है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। उसके बाद अगला टॉपिक जो है अपना वो है श्वसन की क्रियाधार। श्वसन के क्रियाधार यानी श्वसन की क्रिया में कौन से जो पदार्थ हैं जिनका विघटन होता है, कोशिका में कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका कोशिका में विघटन होता है जिससे ऊर्जा बनती है। तो श्वसन की क्रियाधार मुख्य रूप से या सबसे पहले स्थान पर जो आता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये प्रथम स्थान रखता है श्वसन की क्रियाधार में, कि सबसे पहले अगर कोशिका में कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स का ही ऑक्सीकरण होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद दूसरा जो क्रियाधार है श्वसन का वो होती है वसा, लिपिड जो है वो होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है प्रोटीन। देखिए बेटा, ये तीन श्वसन की क्रियाधार हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा व प्रोटीन। ठीक बेटा, सबसे प्रमुख कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कोशिका में जब तक कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग किया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट समाप्त होने पर वसा का उपयोग किया जाता है, और वसा भी समाप्त होने के बाद किसका उपयोग किया जाता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन का जब ऑक्सीकरण होने लग जाता है तो उसे जीव द्रव्य श्वसन कहा जाता है। और ये स्थिति एक तो भूखमरी के समय आती है या भूख हड़ताल के समय आती है, जिसमें शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स और वसा पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं, और जीव में जो प्रोटीन है उसका अपघटन होने लगता है। और प्रोटीन का जो अपघटन होता है तो उसे जीव द्रव्य श्वसन कहा जाता है। तो ये तीन क्रियाधार होते हैं श्वसन के, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा व प्रोटीन। ठीक बेटा, उसके बाद श्वसन की जो क्रिया है वो निम्न चरणों में होती है। श्वसन की क्रिया जो है वो निम्न चरणों में होती है, जो पढ़ा भी होगा आपने फर्स्ट ईयर में। तो सबसे पहला जो चरण आता है वो होता है
लाइसिस। पहला जो चरण है वो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा चरण इसमें आता है ऑक्सीकारी, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। तीसरा चरण इसमें आता है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र इसमें आता है। और नंबर 4 जो है वो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इन 4 चरणों में श्वसन जो है उसकी क्रिया संपूर्ण होती है। पहला चरण कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा चरण है ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। तीसरा चरण है क्रेब्स चक्र। और चौथा चरण क्या है बेटा इसमें, ETS। ठीक बेटा, आज हम सबसे पहले जो है वो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ठीक बेटा, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है ये देखिए। तो श्वसन का पहला जो चरण है वो ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पर आता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। देख बेटा, ग्लाइकोलाइसिस जो शब्द है ये सब 2 शब्दों से बना है। एक तो ग्लाइको, ग्लाइको, और एक क्या है, लाइसिस। 2 शब्दों से बना है, ग्लाइको और लाइसिस। ग्लाइको जो है इसका मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब होता है विघटन, यानी ग्लूकोज का विघटन। ये ग्लाइकोलाइसिस का शाब्दिक अर्थ हो गया, ग्लूकोज का विघटन। ये ग्लाइकोलाइसिस का क्या है, शाब्दिक अर्थ होता है, ग्लाइको और लाइसिस। ठीक बेटा, ग्लाइकोलाइसिस में क्या विशेषताएं हैं। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है ये कोशिका द्रव में होती है, साइटोप्लाज्म में ये क्रिया संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ठीक बेटा, ग्लाइकोलाइसिस में O2 की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो चरण है ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है। और यही कारण है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है ये वायवीय शोषण करने वाले जीवों में और अवायवीय शोषण करने वाले जीवों में समान होती है, कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव जो है उसमें ये संपन्न होती है। ठीक बेटा, उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है ये क्रमबद्ध 10 चरणों में पूर्ण होती है। क्रमबद्ध 10 चरण होते हैं और इन चरणों में ग्लूकोज का एक अणु जो है ये विखंडित होकर पाइरुविक अम्ल जो है उसके 2 अणु का निर्माण करता है। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वो क्रमबद्ध 10 चरणों में पूर्ण होती है, जिसमें ग्लूकोज का एक अणु विखंडित होकर पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण करता है। ठीक बेटा, ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है इसके सभी चरणों का अध्ययन जो है ये एम्डेन, मेयरहोफ व परनास नामक वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया था। एम्डेन, मेयरहोफ व परनास ने इसका अध्ययन किया था, इसलिए इसे एम्डेन, एम मेयरहोफ और पी परनास यानी इसे EMP पथ के नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइकोलाइसिस को EMP पथ कहा जाता है। EMP पथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे मतलब एम्डेन है, एम से मेयरहोफ है, पी परनास, यानी इन 3 वैज्ञानिकों ने इसकी क्रिया का अध्ययन किया था, इसलिए इसे EMP पथ के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। और ये क्रिया कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और क्रमबद्ध 10 चरणों में पूर्ण होती है, जिसमें ग्लूकोज का एक अणु विखंडित होकर पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण करता है। ठीक है बेटा। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है इसमें कुल 4 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं? 4 एटीपी बनते हैं। 4 में से इस क्रिया में 2 एटीपी जो है ये खर्च हो जाते हैं। अतः ग्लाइकोलाइसिस जो है इसका शुद्ध लाभ जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो शुद्ध लाभ क्या है? 2 एटीपी होता है। 4 एटीपी बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, लेकिन 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में खर्च भी हो जाते हैं। इसी कारण ग्लाइकोलाइसिस का जो शुद्ध लाभ होता है वो 2 एटीपी होता है। ठीक बेटा। एटीपी के अलावा ग्लाइकोलाइसिस में 2NADH2 का निर्माण भी होता है। क्या बनते हैं? 2NADH जो है ये भी बनते हैं, और ये 2NADH जो है ये ETS में 6 एटीपी का निर्माण करते हैं। कितने एटीपी बनाता है? 6 एटीपी का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब ये होगा, एक NADH2 जो है वो किसके बराबर होता है? 3 एटीपी के बराबर होता है। एक NADH2 जो है 3 एटीपी बनाता है, तो 2NADH2 ETS में 6 एटीपी जो है उनका निर्माण करते हैं। ठीक बेटा। ये है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। अब ग्लाइकोलाइसिस के जो 10 चरण हमने बताए थे वो 10 चरण कौन से हैं? क्रमगत जो चरण है उनको हम पढ़ेंगे एक बार, तो ध्यान देना बेटा एक बार। ग्लाइकोलाइसिस की ये है संपूर्ण क्रिया जो आपको यहां पर आरेख में दिखाई दे रही है। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है इसमें ग्लूकोज का एक अणु, ग्लूकोज जो है उसका एक अणु सबसे पहले विखंडित होता है हेक्साकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसमें 1 एटीपी खर्च होता है। मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ये क्रिया होती है और बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण होता है। पहला चरण है ये, जिसमें ग्लूकोज का एक अणु विखंडित होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है, और ये क्रिया हेक्साकाइनेज मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में होती है, और इस क्रिया में 1 एटीपी खर्च होता है। ठीक बेटा। उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये विघटित होता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। किसकी उपस्थिति में? फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज की उपस्थिति में। एंजाइम है ये, फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में रूपांतरित होता है। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट अब विघटित होता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में। किसकी उपस्थिति में? फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज की उपस्थिति में। और इस क्रिया में भी मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है, और इस क्रिया में भी 1 एटीपी खर्च होता है। अब यहां पर जो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट है ये एल्डोलेज एंजाइम जो है इसकी उपस्थिति में 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में परिवर्तित होता है। क्या बनेगा? 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है। ये 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो है ये रूपांतरित होता रहता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। यानी 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड से किस में बदल जाएगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट पुनः किस में बदल जाता है? 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में। यानी ये उत्क्रमणीय क्रियाएं होती हैं जो एक दूसरे में रूपांतरित होती रहती हैं। अब 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड है ये आइसोमरेज की उपस्थिति में, आइसोमरेज जो है उसकी उपस्थिति में किस में बदलता है? 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में। किस में बदलेगा? 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में परिवर्तित होता है। ये एक ही शब्द है बेटा इसमें, यहां पर 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड में ये परिवर्तित होता है। और 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो है ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में बदलता है। किसमें?
1,3-डाई फास्फोगिल्सरिक अम्ल में, ये क्या था 1,3-डाई फास्फोगिल्सरेल्डिहाइड, और ये किस में परिवर्तित हुआ 1,3-डाई फास्फोगिल्सरिक अम्ल में परिवर्तित होता है। बेटा इसमें 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं और 2 हाइड्रोजन आयन NAD ग्रहण करके 2NADH2 जो है उसका निर्माण करता है। उसके बाद 1,3-डाई फास्फोगिल्सरिक अम्ल जो है ये फास्फोगिल्सरोकाइनेज की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाता है 3-फास्फोगिल्सरिक अम्ल में। 1,3-डाई फास्फोगिल्सरिक अम्ल किस में परिवर्तित होता है 3-फास्फोगिल्सरिक अम्ल में, फास्फोगिल्सरोकाइनेज की उपस्थिति में। और इस जो चरण है इसमें 2 ATP जो है उसका निर्माण होता है, 2 ATP बनते हैं। ठीक बेटा, उसके बाद 3-फास्फोगिल्सरिक अम्ल जो है ये 3-फास्फोगिल्सरिक अम्ल म्यूटेज की उपस्थिति में परिवर्तित होता है 2-फास्फोगिल्सरिक अम्ल में, और 2-फास्फोगिल्सरिक अम्ल जो है एनोलेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में बदलता है 2-फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल में, और 2-फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल जो है ये फास्फोइनोल पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में बदलता है पायरुविक अम्ल में, जिससे पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। और इस चरण में भी 2 ATP जो है उसका निर्माण होते हैं। तो ये बेटा क्रमबद्ध 10 चरण हैं। ये जो चरण है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु विखंडित होकर पायरुविक अम्ल जो है उसके 2 अणुओं का निर्माण करता है। अब देखिए बेटा इसमें 2 ATP यहां बनते हैं और 2 ATP यहां बनते हैं, यानी 4 ATP बनते हैं कुल ATP, लेकिन इसमें 2 ATP जो है ये खर्च हो जाते हैं। भाई कुल ATP 4 बन रहे हैं, लेकिन 1 ATP यहां खर्च हो रहा है, 1 ATP यहां खर्च हो रहा है, तो 4 में से 2 ATP यानी शुद्ध जो लाभ है वो 2 ATP का होता है। साथ में यहां पर 2NADH2 जो है उसका भी निर्माण होता है। ठीक बेटा, तो ये है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो कोशिका द्रव में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और क्रमबद्ध 10 चरण होते हैं इसमें, जिसमें ग्लूकोज का एक अणु विखंडित होकर पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण करता है। इसका शुद्ध लाभ 2 ATP होता है, साथ में 2NADH2 जो है वो बनते हैं, जो ETS जो है उसमें 6 ATP का निर्माण करते हैं। बेटा ग्लाइकोलाइसिस पर अगर बड़ा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसके हमें प्रत्येक चरण जो है उनको अलग अलग करके भी लिखना होगा। जैसे अगर पहला चरण की बात करें तो पहला चरण में हम क्या लिखेंगे कि इसमें ग्लूकोज का एक अणु विखंडित होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है, और ये क्रिया हेक्साकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है और इसमें 1 ATP खर्च होता है, और उसके बाद ये समीकरण लिखना है। इसी तरह दूसरे की बात करें तो दूसरा चरण क्या हो जाएगा, इस चरण में ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित होता है फास्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। इस तरह 10 चरण जो है इनको हमें ये आरेख बनाने के बाद एक एक करके भी अलग से लिखना पड़ेगा, तभी हमारा ये 10 नंबर का जो है ये पूरा होगा। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।